दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अग्निपथ एकेडमी पर। मेरा नाम अनुज कुमार है और आज आप पढ़ेंगे हिंदी विषय में भाषा व उसके भेद। तो क्या है कि आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ हिंदी की। ये जो क्लास रहेगी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अग्निपथ एकेडमी पर ये कांस्टेबल या फिर आगामी जो आपके लिए जो भर्तियां हैं सरकारी नौकरी के लिए, उसके लिए ये जो क्लास रहेगी आपकी बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो चलिए आज आपको हम अपने जो हिंदी विषय है उसमें हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा, क्योंकि भाषा से ही स्टार्टिंग करने में सरलता है, क्योंकि सबसे पहला चैप्टर आप भाषा से पढ़ेंगे तो आगे चल के इनके बारे में आप जानेंगे या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कहाँ से आई कैसे क्या। तो आप भाषा व उसके भेद, भाषा व उसके भेद। भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके तहत मनुष्य बोलकर व लिखकर, यानी बोलकर और लिखकर किसी भी रूप से दोनों तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे कि एक छोटे से प्रारूप से अगर आप समझना चाहें तो भाषा जैसे अपने विचारों या भावों को हम प्रकट करते हैं, वही भाषा है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके तहत मनुष्य बोलकर व लिखकर अपने विचारों को एक स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। ठीक है, आपको इस चैप्टर से ज़्यादा मेरे हिसाब से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका आपको बस ज्ञान होना जरूरी है, ना कि क्वेश्चन में तो आपको आगे चल के जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में काफ़ी चीज़ों का जो ज्ञान होगा उसको आपको पता पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिभाषा आपको मैंने लिख दी है। अब इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे ये परिभाषा हो गई, अब इसको हमने आगे कैसे इसका प्रारूप बनाया है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें। अब आपको मैं बताऊंगा भाषा परिवर्तनशील भी होती है, स्थिर नहीं रहती है, इसका भी परिवर्तन होता रहता है। आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाकर लिख लें, भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील भी होती है और ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके तहत मनुष्य बोलकर व लिखकर अपने विचारों को एक स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। यहाँ है और लिख लीजिए। ठीक है, आपका ये हो गया भाषा परिवर्तनशील। अब आगे आपको चलते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा भाषा में जैसे सार्थक शब्द का एक अगर हम आपको उच्चारण करें तो इसका हम उच्चारण इस तरीके से करेंगे। जैसे ये हमारा शब्द लिखा है सार्थक। सार्थक क्या है? सार्थक एक शब्द, इसको अगर हम देखना चाहें अर्थ के साथ, यानी हम कोई भी शब्द अगर लिखते हैं तो अर्थ के साथ होना जरूरी है, यानी हम जो बोलते हैं उसका भी एक कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि किसी भी कोई भी शब्द हमने बोला, उसका एक अर्थ जब तक ना होगा तब तक हम उसको एक प्रारूप पूरा नहीं दे सकते। तो ये सार्थक को एक रूप में आप लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं अर्थ के साथ। आपने इतना पढ़ लिया है। अब आपको मैं बताऊंगा, ये तो था भाषा व उसके भेद। अब भाषा का विकास, कुछ भाषा के विकास के बारे में भी आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए, छोटा सा वर्णन इसका भी कर लेते हैं। भाषा का विकास, आपको बता दें भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। भाषा आप जैसे जो पढ़ रहे हैं भाषा यानी कहाँ से आई, क्या आगे चल के इसमें बदलाव हुए, या हमारे संविधान में भाषा का कैसे उपयोग हुआ है, इस तरीके को आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, भाषा का विकास, इनके 3 प्रारूप हैं, जिसमें सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
जो सबसे प्राचीन आर्य भाषा थी वो भारतीय प्राचीन आर्य भाषा थी। इसके बाद दूसरा चरण वो जो मानते हैं वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अभी मैं इनके बारे में इनका कार्यकाल भी बताऊंगा, आर्य भाषा। और तीसरी जो है वो है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आप इस क्लास के अंत तक अगर जुड़े रहेंगे तभी आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं जब तक पूर्ण रूप से आप शिद्दत से नहीं करेंगे तब तक आप कोई क्लास हुई या कोई भी काम आपका हुआ वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसलिए आप अगर सीख रहे हैं कुछ तो आप इस क्लास के अंत तक बने रहिए। तो अब आपने देखा कि हमारी यहाँ तक बात हो गई थी, अब इनके बारे में हम बताएंगे कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो इनका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कार्यकाल है और 500 से 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। ठीक है, आपने तीनों का कार्यकाल जान लिया। अब इसमें आपको मैं बताऊं जो इसमें जो संस्कृतियां हुई, इसमें से जो आगे जो विवरण होगा उसको मैं किस तरीके से बताता हूं वो भी आप देखें। जैसे कि इसमें जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें 2 संस्कृतियां हुई, उन संस्कृतियों के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि बता रहा था अभी, इसमें से जो संस्कृतियां निकली वो 2 प्रकार निकली। नंबर 1 वैदिक संस्कृति, नंबर 2 लौकिक संस्कृति। अब कार्यकाल इनका भी है, लेकिन हम पहले आगे बढ़ते हैं। आगे जो संस्कृतियां हुई इसमें से क्या हुई, जैसे कि इसमें हमारी 2 संस्कृतियां निकल कर आई, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। अब जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में से भी तीन संस्कृतियां निकलती हैं, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हम इसके नीचे लिखेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया उसी प्रकार इसमें भी 3 संस्कृतियां हुई, जैसे नंबर 1 पाली, नंबर 2 प्राकृत और नंबर 3 अपभ्रंश। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अब आगे चल के देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें क्या है, जिस प्रकार इसमें से निकली, लेकिन यहाँ तक तो ये थी संस्कृतियाँ, इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से अगर हम माने तो हिंदी का जो प्रारूप अच्छी तरह से निकल कर आया तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से आया। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिखेंगे इसमें से जो निकल कर आई वो हमारी निकली हिंदी। क्या बोलेंगे? हिंदी। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। हिंदी का भी कुछ चरण में इसका भी आगे चल के मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में से इन तीनों का जो उद्गम हुआ, उसी प्रकार हिंदी भी 3 प्रकार से मानी जाती है। जैसे कि यहाँ से लिखते हैं 1 2 3। नंबर 1 प्राचीन हिंदी, नंबर 2 मध्यकालीन हिंदी, मध्य हिंदी सॉरी, नंबर 3 आधुनिक हिंदी। ठीक है, अब इनके हम कार्यकाल भी आपको बताते हैं। तो आपको मैं बता दूं वैदिक संस्कृति, इसका जो कार्यकाल है वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये वैदिक संस्कृति का कार्यकाल है। आगे चल के लौकिक संस्कृति का कार्यकाल रहेगा 1000 ईस्वी पूर्व
से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कार्यकाल में जो गैप बन रहा है वो हमारा 500 साल का बन रहा है। इसी प्रकार आप अगर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें 500 मैंने जो याद किया है मैं अपना बता रहा हूँ, इनमें से जैसे कि 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, इसमें आपको दिख रहा होगा इन दोनों में 500 साल का कुछ अंतर आ रहा है। तो हम इसी प्रकार से आगे भी इनका जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनके भी बारे में इसी प्रकार से बताएंगे। तो ये हो गया आपका लौकिक संस्कृति का। अब आगे चलते हैं पाली का। पाली का यहाँ पे लिख देते हैं, आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक है। प्राकृतिक का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है। अपभ्रंश का भी इसी प्रकार है, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। आपने जो मैंने अभी अंतर बताया उस प्रकार आपको पता पड़ गया होगा। अब आगे चलते हैं प्राचीन हिंदी। यहाँ हिंदी और लिख लें, मध्य हिंदी, आधुनिक हिंदी। ये 3 रूप हैं, ये हिंदी से निकल कर आए हैं। आप देख रहे होंगे मैंने ये डायग्राम के थ्रू बताया है आपको। तो अब यहाँ तक तो आपको इनके कार्यकाल के बारे में पता पड़ गया। अब आपको मैं बताऊंगा जो इसमें से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में से जो हिंदी निकली है उसके जो जैसे उसके भी 3 रूप हैं, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, आधुनिक हिंदी। इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। मध्य हिंदी का जो कार्यकाल रहेगा वो 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और जो आधुनिक हिंदी का कार्यकाल रहेगा वो 1850 ईस्वी से लेकर अब तक, ठीक है। तो आपने यहाँ तक पढ़ा, इसका जो कार्यकाल है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। आपने इतना डायग्राम क्लियर होने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, और मैंने जो आगे अभी वीडियो में बताया स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप पहले इसको देखें, तो आपका ये हो गया होगा। अब आगे आपको चलते हैं लेकर, क्लास में आप बने रहें अंत तक। मुझे उम्मीद है आगे चल के आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अभी तक था वो भाषा का विकास क्रम कैसे क्या, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में था। अब आपको इसके बाद हम लेके चलते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। क्या डालेंगे? हिंदी भाषा का विकास क्रम। संस्कृत, उसके बाद आई अपनी पाली, उसके बाद आई अपनी प्राकृत, उसके बाद आई अपभ्रंश। इसके बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है अपनी हिंदी की। या जो हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है, आपको मैं बता दूं संस्कृत अपनी सबसे प्राचीन भाषा भी है। आपने जैसे ये क्रम अभी मैंने बता दिया है, उसी प्रकार जो संस्कृत के बारे में थोड़ा हमने बता रहा हूँ। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा भी मानते हैं। तो अब तो उपभाषा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपभाषा और बोलियां। आप कमेंट कर कर भी बता सकते हैं उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, जो भी जानता हो। आगे तो मैं बता ही रहा हूँ। ये हो गई आपकी उपभाषा, ये हो गई बोलियां, ठीक। उपभाषाएं जो हैं वो हैं हमारी 5 और बोलियां हैं वो हैं हमारी 17, ठीक है। आप लोग
ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से एक चीज़ को समझिए। जैसे मैंने अभी तक जहाँ तक बताया है उसके बारे में आपको भी कितना पता है और आप कितना जानते हैं। जैसे आपको जैसे मैंने इतना पढ़ा दिया, आप अगर जानते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। जैसे अब हमारा इसके बाद उपभाषा वो बोलियाँ, जैसे हमने अभी कहा आपसे उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं इसमें मैंने 5 लिखी हैं। उसके बाद बोलियां कितनी लिखी हैं, 17। अगर ये 17 जो मैंने लिख दी हैं आई कहाँ से, 17 कैसे हैं और यह 5 क्या है, तो आप भी इसके बारे में हमें बता सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, अब उपभाषा को हम यहाँ पर, जैसे कि इसमें 5 उपभाषाएं हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसमें हमारी जो पहले नंबर की जो भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। नंबर 2 पूर्वी हिंदी। नंबर 3 राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। नंबर 4 पर आती है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और जो नंबर 5 पर आती है वो आती है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। आपने उपभाषाओं के बारे में जान लिया है। उपभाषाएं 5 हैं, जैसे कि नंबर 1 पर पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी और नंबर 4 बिहारी हिंदी और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। अब आपको मैं बता दूं, ये जो हमारी हिंदी है, जैसे पश्चिमी हिंदी, इसमें भी भाषाएं हैं। इसकी जो बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी में भी बोलियां बोली जाती हैं, पूर्वी हिंदी में भी बोलियां बोली जाती हैं। तो सबकी अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां होती हैं। तो आप पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें 5 बोलियां बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें आप तो इसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करें आप तो इसमें 4 बोलियां बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी की बात करें तो इसमें भी आपकी 3 बोलियां बोली जाती हैं। और आखिर में आपका बचता है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी ज़्यादा नहीं है, इसमें ओनली 2 ही बोलियां बोली जाती हैं। आपने देख लिया, पश्चिमी हिंदी में 5, पूर्वी हिंदी में 3, राजस्थानी हिंदी में 4 और बिहारी हिंदी में 3 और पहाड़ी हिंदी में 2। अब आप इस चीज़ को एक गौर कर रहे होंगे, मैंने जो बोलियां स्टार्टिंग में लिखी थी इससे पहले 17 कहाँ से आई, कैसे आई, आप अगर थोड़ा सा भी सोच रहे होंगे तो आपको ये सामने ही निकल कर आ गया है कि 17 कहाँ से आया। आप एक छोटे से तौर पर देखें, 5 3 4 3 2, 5 4 3, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15 और 15 और 2 17। ये हमारी बोलियां जो टोटल जोड़कर होती हैं वही बोलियां हैं। ये जो 17 हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वो 17 बोलियां हैं। और उपभाषाएं जो थी वो हमारी 1 2 3 4 5 ये हो गई। ठीक है, ये जो हमारी उपभाषाएं हैं इनका थोड़ा मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो इसको अभी हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ये उपभाषाएं लिख रहा हूं अभी मैं थोड़ा, बिहारी हिंदी, वो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब हम आपको आगे कराते हैं, जो ये हमारी उपभाषाएं लिखी हुई हैं, उपभाषाओं को हम इनका भी हम व्याख्यान करेंगे। जैसे कि इनके अंदर हमारी कौन कौन सी बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो जैसे अब हम फर्स्ट नंबर पर डालेंगे पश्चिमी हिंदी। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, मैंने अभी आपको बताया था पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5। कौन कौन सी हैं,
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये आप जो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी जो उसमें आप अब पढ़ रहे हैं बोलियां। इन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। जैसे कि खड़ी बोली, खड़ी बोली। अभी मैं इनके बारे में, इनके क्षेत्रों के बारे में भी बताऊंगा, परेशान ना हो। अभी आप ध्यान ओनली पश्चिमी हिंदी ये उपभाषा जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। इसके बाद आती है नंबर 2 पर ब्रजभाषा। नंबर 3 पर आती है कन्नौजी। नंबर 4 पर बुंदेली। आप क्या लिख रहे हैं अभी? ये लिख रहे हैं बोलियां। तो आपको मैंने 4 बोलियां बता दी हैं, 5वीं बोली बता सकते हैं आप? मैं बता रहा हूं, हरियाणवी। ठीक है, ये हमारी हो गई बोलियां जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी की। 5 जो उपभाषा मतलब उपभाषा पश्चिमी हिंदी में जो 5 बोलियां थी वो आपकी इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 कन्नौजी, नंबर 4 बुंदेली, नंबर 5 हरियाणवी। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जो दूसरे नंबर पर उपभाषा थी वो कौन सी है? नंबर जैसे डाल के दिखा दें, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पूर्वी हिंदी। अब आएगी आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी यहाँ से लिख लेते हैं या आप इसको मिटा देते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं अभी क्योंकि इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है। नंबर 2 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसमें हमारी 3 बोलियां थीं। अभी आपने देखा पश्चिमी हिंदी की बोलियां, अब आप देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी की बोलियां आपको पता हो तो कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, लेकिन आगे मैं बता रहा हूं आपको। अवधी नंबर 1, नंबर 2 बघेली, पूर्वी हिंदी की नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। आप देख रहे हैं पूर्वी हिंदी भी हो गई। अब आपका तीसरे नंबर पर जो आता है उपभाषा क्या था? पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, तीसरी आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ये आपकी तीसरी जो उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, इसमें हमारी कितनी बोलियां थी? अभी कुछ देर पहले मैंने कराया था, इसमें 5 थी, इसमें 3 थी, यहाँ 3 लिख लीजिए, इसमें आपकी 4 हैं। ठीक है, नंबर 1 आप अभी पढ़ रहे हैं राजस्थानी हिंदी और ये क्या है उपभाषा, इनके बारे में आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं आगे चल के मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, इनके क्षेत्र बताऊंगा किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। आप परेशान ना हो, अभी मैं आपको बता रहा हूं तीसरे नंबर की जो उपभाषा थी राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी में क्या आता है? जैसे कि मारवाड़ी, नंबर 1 मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी किधर पड़ता है? राजस्थान में। तो मारवाड़ी। अब उसके बाद हो गई जयपुरी। जयपुरी, आप जयपुर के नाम से ही जान गए होंगे कि ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती होगी, इसलिए आपको शायद मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी। अब आती है मालवी और मेवाती, ये तीसरी और चौथी है। मालवी चौथे नंबर पर है, मेवाती। ठीक है, आपने इतना हो गया, आपने इतनी उपभाषाएं पढ़ ली। अब चौथे नंबर पर आपकी आती है
बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अच्छा, आप लोग कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, बताएंगे? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगही नंबर 1, नंबर 2 मैथिली, मगही मैथिली। तीसरी क्या होगी हमारी? भोजपुरी। तो क्या होगी तीसरी? भोजपुरी। अब आपकी 5वें नंबर की जो उपभाषा बचती है वो है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसमें भी आपकी दो बोलियां बोली जाती हैं, दो बोलियां। नंबर 1, नंबर 2, एक है कुमाऊनी, दूसरी आप बता सकते हैं? नहीं तो गढ़वाली। गढ़वाली। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो उपभाषाएं हैं इनके अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आपने अभी उपभाषाएं पढ़ी, अब आप इनके क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली हमारी कहाँ पर बोली जाती है? जैसे कि इसको हम लिखेंगे दिल्ली, शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं, आप थोड़ा लिख लीजिएगा, दिल्ली प्लस यूपी। खड़ी बोली जो बोली जाती है वो हमारी दिल्ली और यूपी में बोली जाती है। ब्रजभाषा जो है वो हमारी बोली जाती है यूपी के मथुरा जिला और आगरा। तो ब्रजभाषा के बारे में मैंने बताया कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, यूपी में मतलब मथुरा और आगरा। अब आती है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी तो कन्नौजी के नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा ये किस जगह बोली जाती है, लेकिन आप फिर भी लिखेंगे ये यूपी में कन्नौज की तरफ, ठीक है? आपकी फिर बचती है बुंदेली। बुंदेली भी यूपी में और एमपी में बोली जाती है, यूपी प्लस एमपी। अब आपकी बचती है हरियाणवी। हरियाणवी के तो नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा ये किस जगह बोली जाती होगी, तो ये आपका राज्य हो गया हरियाणा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने ये जो लिखा है ये शॉर्ट तरीके से लिखा है, लेकिन मैंने आपको बोल स्पष्ट दिया है जिससे आप आराम से जान सकते हैं, ठीक है? ये हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हो गई, उनके क्षेत्र हो गए। अब आपको हम दूसरे नंबर पर पूर्वी हिंदी के बारे में, यानी पूर्वी हिंदी में जो बोलियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो अब पहले नंबर पे आती है अवधी। अवधी आप बताएंगे किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये भी हमारी यूपी स्टेट में बोली जाती है। बघेली आती है, बघेली कहाँ बोली जाती है? बघेली भी यूपी एमपी में बोली जाती है, यूपी एमपी। फिर उसके बाद आती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमारी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपका उपभाषाओं में दो उपभाषाओं जैसे पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी की बोलियों के क्षेत्र हो चुके हैं। अब मैं आपको तीसरे नंबर पर बता रहा हूँ राजस्थानी हिंदी। एक मिनट, आप इनको थोड़ा, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, आपको अब मैं दिखाता हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको उपभाषाएं अच्छी तरह से दिखेंगी, ठीक है? हाँ, तो अब कहाँ थे अभी? छत्तीसगढ़ी तक। छत्तीसगढ़ी तक हमारी बोलियां हो चुकी हैं, किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आगे आते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में हमारी 4 बोलियां थी। अब हम इनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि मारवाड़ी। आप बताएं मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये हमारी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान। जयपुरी हमारी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान, शॉर्ट में लिख लेंगे। मालवी के बारे में आप बताएं, ये भी
राजस्थान और एमपी में बोली जाती है। राजस्थान प्लस एमपी। आपकी बचती है राजस्थानी उपभाषा में मेवाती। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, आप बताएं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। जब आपको इसमें दिख रहा होगा पश्चिमी पूर्वी हो चुका है, तो आपका उत्तरी बचा है, उत्तरी राजस्थान। ठीक है, आपके राजस्थानी हिंदी के भी क्षेत्र हो चुके हैं जो बोलियां थीं। अब आपको हम आगे लेकर चलते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो ये उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, उसमें भी हमारी दो बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी गढ़वाली हमारी किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये तो इसके शब्द से ही आपको क्षेत्र निकलकर दिख रहा है। जैसे कि कुमाऊनी ये हमारी उत्तराखंड में बोली जाती है, और ये उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपका इतना यहाँ तक हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी क्लास को देखा, काफ़ी समझा भी होगा। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, समझना एक और पढ़ना एक अलग कला है। क्योंकि समझना उस तरीके से समझना पड़ता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम समझते हैं तो दिल से समझते हैं, तभी उसके बारे में जान सकते हैं। इतना मैंने अभी तक जो पढ़ाया उसको आपने देखा कि मैंने जिस स्पष्ट तरीके से बताया है, उस स्पष्ट तरीके से आपको जानकारी हुई होगी। तो आज के सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ। रह गया कुछ? अच्छा, बिहारी हिंदी बची है, तो आप बिहारी हिंदी के बारे में और बता दें। ये साइड से था, देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। बिहारी हिंदी के बारे में आप अगर हम नहीं बताते तो आप तो इसके सर्च कर ही लेते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में बताऊँगा। दिखा नहीं, मगही बिहारी हिंदी उपभाषा। तो अभी आपने देखा पहाड़ी हिंदी, वो मैंने 5वें नंबर पर जो कराई थी उपभाषा, उसका मैंने यहाँ से करा दिया था। अब बची है आपकी 4थे नंबर की बिहारी हिंदी उपभाषा में बोलियाँ। जो मगही बोली है, मैथिली बोली है, भोजपुरी है। आप इसके बारे में बताएंगे कि बिहारी उपभाषा में जो हमारी बोलियाँ थी वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, बताइए। ये मगही और मैथिली ये हमारी बिहार में, मैथिली भी हमारी बिहार में। ये जो भोजपुरी है ये बिहार और यूपी यानी पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी बिहार। ठीक है, अब तो कुछ नहीं रहा, तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे यहीं तक। आपका दिन शुभ हो और बने रहें ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अग्निपथ एकेडमी पर। धन्यवाद।